के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो बिहार बोर्ड के 12वीं एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का तीसरा चैप्टर बायोलॉजी में करेंगे, जिसका नाम है मानव जनन। थोड़ा सा इसका वेटेज देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज कैसा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2025 में आप देख सकते हैं कि 2025 के अंदर जो है 2025 के अंदर जो है यहाँ से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2023 में 4 है और 2022 में 5 है। यानी कि आप लगातार पिछले अगर 4 वर्षों से देखें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये आपका एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए अपना लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के मानव जनन चैप्टर का क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है। पहला क्वेश्चन आप देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये कहता है कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में। कहाँ पाई जाती है? वृषण के अंदर पाई जाती है। वृषण के अंदर जो है सेमनी शुक्राणु जनन नलिका होती है। इस शुक्राणु जनन नलिका के अंदर जो है पाई जाती है कौन? तो हमारी सर्टोली कोशिका पाई जाती है। यानी कि वृषण के अंदर में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? तो वीर्य को हिमकृत करने के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तरल नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ग्राफियन पुटक किसमें पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक जो है सो परिपक्व होता है तो उसी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, जिसको मादा युग्मक कहा जाता है। यानी कि ये जो संरचना है ये मादा से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर होगा मादा मानव के अंडाशय में। किसमें? मादा मानव के अंडाशय में। फिर कहता है कि गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय वह संरचना होती है जिसके अंदर शिशु का विकास होता है, यानी कि गर्भावस्था धारण होता है। यानी कि ये मादा से संबंधित है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से। किससे संबंधित है? मादा स्त्री जनन तंत्र से। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या होती है। यानी कि एक मादा अपने जीवन काल में कुल कितने को उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर होगा 400। कितना होता है? 400 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला है। ये क्वेश्चन आपका कहता है कि निषेचन आंतरिक होता है। 2 प्रकार के निषेचन होते हैं, एक को बाह्य निषेचन और एक को आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर किसी माध्यम में होता है तो वो बाह्य निषेचन होता है, जैसे कि मेढक में होता है, मछलियों में होता है। और आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो पहला है तारा मछलियों में, दूसरा है शार्क में, तीसरा है हड्डीदार मछलियों में और चौथा है उभयचर में। तो इसका आंसर क्या होगा? शार्क में। तो शार्क में निषेचन की क्रिया जो होती है कैसी होती है? आंतरिक निषेचन होती है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है कि अंडोत्कर्ष के पश्चात, यानी कि अंडाणु उत्पन्न करने के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह के द्वारा घिरा रहता है? तो जब अंडाणु बाहर निकलता है तो अंडाणु के बाहर 2 ही परत होते हैं। सबसे पहले जोना पेलुसिडा की परत होती है और उसके बाहर में कोरोना रेडिएटा की परत होती है। और ये आपको दिया हुआ है कोरोना रेडिएटा, ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कोरोना रेडिएटा के परत में। फिर 6ठा नंबर में एक कथन वाला क्वेश्चन है। कहता है कि एक अंडाशय को हटाने के बाद पुनर्जनन की क्रिया जो है सो बाधित नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। 2 अंडाशय मादा में पाए जाते हैं, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर रहता है और दोनों का क्रिया होता है अंडाणु को उत्पन्न करना। तो अगर एक को काटकर हटा भी दिया जाता है तो उसके बाद भी जनन की क्रिया बाधित नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? तो कह रहा है कि लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय विकसित हो जाता है। ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही है और
और कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं और अगला सेक्शन का क्वेश्चन है आपके पास कि ऋतु स्राव चक्र किस में पाए जाते हैं, किस में होता है। देखिए 2 प्रकार के चक्र होते हैं, एक को कहते हैं मध्य चक्र और एक को कहते हैं ऋतु स्राव चक्र। वैसा चक्र जो प्रत्येक माह में अपने आप को परिवर्तित फिर से जो है उसको चलाती है, तो ऐसे चक्र को अपना लोग क्या कहते हैं, ऋतु स्राव चक्र। और ये चक्र जो है मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में, यानी कि सभी में पाया जाता है, तो आंसर होगा इनमें से सभी। फिर अगला है गैमिट का निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमिट के निर्माण की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण होना, और जिसका निर्माण करना है वो शब्द पहले लगा रहता है, तो गैमिट का निर्माण है तो गैमिटोजेनेसिस होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपी नुमा संरचना होता है उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ये वही एक्रोसोम होता है जिसके अंदर एंजाइम रहते हैं, और यही एंजाइम के द्वारा अंडाणु के परतों को भेदा जाता है। तो इस संरचना को क्या कहेंगे हम लोग, एक्रोसोम। क्या कहेंगे, एक्रोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है, और ये क्वेश्चन आपको कहता है कि एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है। पहला मानव शुक्राणु के सिर का, दूसरा है मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिंबाणु जनन कोशिका का, और ब्लास्टोसिस्ट का। तो अभी अभी पिछला ही क्वेश्चन बोल रहा था, तो इसके आप आधार पर चले तो एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु के सिर का भाग होता है, शुक्राणु के सिर का भाग होता है। अगला 5वां क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन को नियंत्रित कौन करता है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। 6ठा क्वेश्चन में कहता है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है। गोल्जी काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। गोल्जी काय भी कह सकते हैं इसको, और गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। फिर अगला कहता है कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। देखिए शुक्राणु का संचलन या गतिशीलता प्रदान करने का काम पूंछ करता है, लेकिन जो ऊर्जा मिलना चाहिए गति करने के लिए या संचलन करने के लिए जो ऊर्जा मिलना चाहिए वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया देता है ऊर्जा, एटीपी का निर्माण करता है, जिसके वजह से शुक्राणुओं में गति आती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा मध्य भाग। क्या आंसर होगा, मध्य भाग। यानी कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, तो मध्य भाग के द्वारा होता है, क्योंकि मध्य भाग में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसकी मदद से पूंछ शुक्राणुओं को गति देने का काम करती है। चलिए 8वां क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। तो अगुणित कोशिका है द्वितीयक अंडक। कौन है, द्वितीयक अंडक। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है। तो शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका। कौन करता है, सर्टोली कोशिका। क्योंकि शुक्राणु जनन नलिका में 3 प्रकार की कोशिका होती है, शुक्राणुजन कोशिका, सर्टोली या सहायक कोशिका, और लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। उसके अलावा जो है सो शुक्राणुजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है, और सर्टोली या सहायक कोशिका जो होती है वो नवनिर्मित शुक्राणुओं को पोषण देती है। तो इसीलिए अपना ऑप्शन निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु को पोषण मिलता है, तो आंसर होगा सर्टोली कोशिका। कौन होगा, सर्टोली कोशिका। चलिए 10 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है। तो ये हार्मोन है एफएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, एफएसएच। देखिए एलएच हार्मोन जो होता है वो लीडिंग कोशिका के ऊपर कार्य करता है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। एफएसएच हार्मोन सर्टोली कोशिका के ऊपर कार्य करता है, प्रोलैक्टिन के द्वारा जो है सो दुग्ध का निर्माण होता है मादा के स्तन ग्रंथि में, और ये ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन जीएच हार्मोन है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एफएसएच। कौन सा हार्मोन, एफएसएच। फिर अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है। तो गतिशील होती है मतलब जो गति करती है, तो शुक्राणु गति करती है, इसीलिए ये गतिशील कोशिका कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ये क्वेश्चन आपका कहता है कि मोरूरा में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो आपको पता होगा
कि सबसे पहले तो निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज बनता है, फिर उसके बाद आता है मोरुला अवस्था, और मोरुला अवस्था के बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, और इसी ब्लास्टोसिस्ट के अवस्था में जो है ये गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित कौन होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अपरा का निर्माण कौन करता है? तो कॉरियोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉरियोन के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो देखिए, मनुष्यों में शुक्राणुओं की जो क्षमता होती है वो शुक्रवाहिका और स्त्री जनन मार्ग दोनों जगह होती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा स्त्री जनन मार्ग, क्योंकि वहां पर कैपेसिटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि शुक्राणुओं की क्षमता जो है स्त्री जनन मार्ग के अंदर विकसित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ रहा आपका। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का निर्माण होता है या उद्भव होता है? तो देखिए, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव में 3 जनन परत होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। देखिए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, इनमें से जो मीजोडर्म होता है, इसी मीजोडर्म के द्वारा रक्त और परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मीजोडर्म आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, कहां पर संरक्षित रहता है? तो एमनियोटिक गुहा के अंदर संरक्षित रहता है। कहां पर संरक्षित रहता है? एमनियोटिक गुहा में। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अगुणित संरचना है? तो जो युग्मक होते हैं वो अगुणित संरचना होते हैं। तो युग्मक, और साथ में यहाँ पर एक युग्मक, मादा युग्मक का नाम भी लिख दिया है, अंडाणु। तो इसका आंसर बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। तो ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो इसमें बी और सी दोनों हैं, इसीलिए आपका आंसर कौन होगा? डी नंबर, यानी कि बी और सी दोनों। फिर अगला है, हीमोकोरियल अपरा किस में पाया जाता है? तो हीमोकोरियल अपरा मानव में पाया जाता है। फिर है अगला, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है? तो पाद एवं उंगलियां जो होती है वो भ्रूण के दूसरे माह में विकसित होती है। पहले माह में हृदय का निर्माण होता है और दूसरे माह में पाद एवं उंगलियों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है? तो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करने का काम पीत पिंड का होता है। किसका होता है? पीत पिंड का। इसी को अंग्रेजी में कॉर्पस लुटियम कहा जाता है। जब तृतीय ग्राफियन पुटक के द्वारा द्वितीयक ओसाइट को बाहर निकाल दिया जाता है तो बचे हुए पीले रंग की संरचना जो होती है उसी को कहा जाता है कॉर्पस लुटियम, और इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करना, और इसी कॉर्पस लुटियम को पीत पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? देखिए, जुड़वा भाइयों का विकास होने के लिए एक ही युग्मनज का जब विभाजन हो जाता है तो इस कारण से जब दोनों बच्चे पैदा होंगे तो दोनों के दोनों या तो नर होंगे या तो दोनों के दोनों मादा होंगे। तो यहाँ पे जुड़वा भाइयों का बात कर रहा है तो आंसर होगा एक ही युग्मनज से। फिर कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है एल्कोहल, वसा अम्ल, लौह और मात्र प्रतिरक्षी। ये सभी अपरा से होकर के गुजर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा, यानी कि ये चारों ऑप्शंस क्या है? सही नहीं है, क्योंकि अपरा से होकर के एल्कोहल भी गुजर सकता है, वसा अम्ल भी गुजर सकता है, लौह भी गुजरते हैं, और मातृ प्रतिरक्षा में खास करके IgG जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये बच्चों को, न्यूबॉर्न जो बेबी होती है उस बेबी को प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी देने के लिए गुजरता है अपरा से होते हुए। इसका चारों आंसर क्या होगा? गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लास्टुला स्टेज में जब पहुंचता है तो वहां पर एक ब्लास्टोसिल कैविटी बनता है और उसी को हम लोग कहते हैं कोरक। क्या कहते हैं? कोरक, यानी कि ब्लास्टोपोर कोरक के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। चलिए अब अगला जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होते हैं? खत्म होते हैं। आपको इन सारे टॉपिक्स के जो हैं सो वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आकांक्षा क्लास के यूट्यूब चैनल, जो कि आकांक्षा क्लास के नाम से ही चलता है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको बहुत जल्द ही अगला वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।